हेलो फ्रेंड्स, सोशियोलॉजी के क्रैश कोर्स चैनल में आपका स्वागत है। ये एक क्रैश कोर्स चैनल है जिसमें यूजीसी नेट और असिस्टेंट प्रोफेसर एग्ज़ाम के पूरे कोर्स को कवर किया जाएगा। तो फ्रेंड्स, आज हम असिस्टेंट प्रोफेसर बनने की प्रक्रिया को स्टेप बाय स्टेप देखेंगे। इससे रिलेटेड कुछ ऐसे क्वेश्चंस को देखेंगे जो अभी तक किसी चैनल पर नहीं बताए गए होंगे, ठीक है, जो मैंने खुद ही फील किया हुआ है और यही सबसे बड़ी बाधा है असिस्टेंट प्रोफेसर बनने में लोगों की। वो सभी मैं बताऊंगी और क्या क्या प्रोसेसेस होते हैं ये सब भी बताऊंगी, ठीक है। तो वो चीज़ें जो लोग अनुभव से सीखते हैं असफल होने के बाद, या फिर वो उसको सीखने में काफ़ी उनको समय लग जाता है, बहुत एज बीत जाती है और अक्सर वो दूसरों को बताते भी नहीं हैं, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें मैं आपको आज इसमें बताने वाली हूँ। तो पहला है कि मिनिमम योग्यता क्या है नेट क्वालिफाई करने असिस्टेंट प्रोफेसर बनने के लिए। तो मिनिमम योग्यता है नेट, ठीक है, नेट प्लस मास्टर्स डिग्री। और 2021 के बाद पीएचडी को अनिवार्य कर दिया गया है। तो अभी तो यूनिवर्सिटी में ही देख रहे हैं कि यूनिवर्सिटी में अनिवार्य है। तो इसमें क्या है कि पीएचडी द्वितीयक योग्यता है, प्राथमिक योग्यता नहीं है, ठीक है। ऐसा नहीं कि आप केवल पीएचडी कर लिए और आप नेट नहीं है तो भी आप असिस्टेंट प्रोफेसर बन जाएंगे। आपको नेट क्वालिफाई होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। यदि आपने नेट नहीं किया है, आपने केवल पीएचडी की है, तो आप असिस्टेंट प्रोफेसर नहीं बन सकते, ठीक है। हाँ, 2009 के पहले जो पीएचडी हैं उनको नेट की ज़रूरत नहीं है, और जो 2009 के बाद पीएचडी हैं उनको नेट करना अनिवार्य है, तो ही वो फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। फिर है कौन कौन फॉर्म भर सकते हैं। तो जो लोग 2009 के पहले पीएचडी हैं वो भर सकते हैं, और जो लोग नेट क्वालिफाइड हैं वो भर सकते हैं, ठीक है। केवल पीएचडी यदि 2009 के बाद है तो वो आप अप्लाई नहीं कर सकते, आपको नेट अनिवार्य है, ठीक है। फिर है फॉर्म रिजेक्ट क्यों होते हैं और किनके होते हैं। तो इसके लिए हम पूरा लिस्ट देख लेते हैं जो रिजेक्टेड फॉर्म्स हैं। तो ये फ्रेंड्स लिस्ट है जिसमें हम देख रहे हैं कि जो लोग सेकेंड डिवीज़न क्वालिफाई नहीं है, यानी जिनके मार्क्स जो है वो 55% से कम है, उनको रिजेक्ट कर दिया गया है, ठीक है। नो सेकेंड डिवीज़न इन ग्रेजुएशन, ठीक है। तो ऐसे लोगों को क्या किया गया, रिजेक्ट कर दिया गया है, आप देख रहे हैं। और फिर जो दूसरे लोग हैं जिनको रिजेक्ट किया गया है वो देखिए कौन कौन है। इसमें ये ज़्यादातर लोग जो सेकेंड डिवीज़न नहीं है उन्हीं को निकाला गया है, ठीक है। और फिर इसमें भी है कि नॉट गुड प्रोसेस इन पोस्ट ग्रेजुएशन मार्क्स, ठीक है। तो गुड परसेंटेज ज़रूरी है, यानी कि गुड परसेंटेज क्या है, 55%। तो यदि आप 55% नहीं है तो आपको फॉर्म भरने से तो नहीं रोका जाएगा, लेकिन आपके फॉर्म जो है वो रिजेक्ट हो जाएंगे, आप एग्ज़ाम नहीं दे पाएंगे, ठीक है। तो पोस्ट ग्रेजुएशन में और ग्रेजुएशन में अच्छे मार्क्स होने चाहिए, यानी 55% मिनिमम, ठीक है। और ओबीसी हैं यदि आप ओबीसी एससी तो 50% मिनिमम होने चाहिए। फिर देखिए, और इनका ना तो नेट है, बहुत से लोग ऐसे हैं जिनका ना तो नेट है और ना ही पीएचडी कंप्लीट हुई है, उनको भी रिजेक्ट कर दिया गया है, ठीक है। तो 2009 के पहले या तो आप पीएचडी रहें या फिर नेट सेट क्वालिफाई रहें। सेट जो होता है वो नेट की ही तरह होता है, वो स्टेट का होता है, ठीक है। तो दो प्रकार से फॉर्म रिजेक्ट होते हैं, या तो आपकी 2009 के पहले पीएचडी नहीं है, या फिर आपकी नेट नहीं है, या फिर आपके गुड एकेडमिक रिकॉर्ड्स नहीं है एमए और बीए में, ठीक है। तो वो होना चाहिए, ठीक है। तो आपने देख लिया रिजेक्टेड कैंडिडेट्स कैसे होते हैं, किन किन चीज़ों पे, किन किन कारणों से उनको रिजेक्ट किया जाता है, और जो रिजेक्ट हो गए वो लोग एग्ज़ाम नहीं दे पाएंगे। फिर है देखिए कितने घंटे मिलते हैं परीक्षा में। तो 2 घंटे मिलते हैं। किस प्रकार के कितने प्रश्न आते हैं, तो 30 क्वेश्चंस आते हैं आपके जीएस से रिलेटेड, और ये सिलेबस से आते हैं। सिलेबस में आपको इकोनॉमिक्स भी है, हिस्ट्री भी है, ठीक है, और जियोग्राफी भी है ऊपरी लेवल का, फिर राजनीति शास्त्र भी है ऊपरी लेवल का, ठीक है। और इसके अलावा जो भी और भी टॉपिक्स हैं जीके के, ठीक है, जीएस के या जीके के टॉपिक जो हैं उनको भी पूछा जाएगा, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हैं। और जिस दिन से आपने फॉर्म अप्लाई किया है उस दिन से आपका जीके बनना पेपर के लिए शुरू हो जाएगा। यानी आपने 3 साल पहले फॉर्म भरा है और 3 साल के बाद पेपर हो रहा है, तो 3 साल के पहले तक का जीके पूछा जाएगा। ये याद रखिएगा, ये बहुत ही कीवर्ड है इस एग्ज़ाम के लिए, ठीक है। तो यदि आपने फॉर्म भरा और एग्ज़ाम नहीं हो रहा है तो इसका मतलब आपको बैठना नहीं है। आपको करंट टॉपिक्स जो जीके के हैं जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बस उन्हीं को देखना है। और हायर एजुकेशन से रिलेटेड जो है उसको तो बिल्कुल देखिए, क्योंकि वो ढूंढ ढूंढ के ऐसे टॉपिक्स पूछते ही हैं जो हायर एजुकेशन से रिलेटेड हो, ठीक है। ठीक है, फिर परीक्षा हो गई, उसके बाद शॉर्ट लिस्टेड कैंडिडेट्स की लिस्ट बनी ऊपर से, और 5 गुना लोगों को बुलाया जाता है। यानी 100 सीट है तो 500 लोगों को बुलाया जाएगा, ठीक है। और उसमें एससी एसटी
और ओबीसी जनरल सबकी लिस्ट, सबकी जो मेरिट लिस्ट होती है वो बिल्कुल अलग अलग होती है, ठीक है। और इसमें कहा नहीं जा सकता कि जनरल की 70 क्वेश्चन जाएगी या फिर ओबीसी की जो है वो 60 जाएगी। वो एग्ज़ाम पे डिपेंड करता है कि एग्ज़ाम में लोगों ने कैसा परफॉर्मेंस किया है, ठीक है। तो यदि एग्ज़ाम में लोगों ने 100% परफॉर्मेंस किया है, उन्होंने 100 में से 95 to 96, 98 ऐसे क्वेश्चंस किए हैं, तो जाहिर सी बात है कि 80 जो होगा वो मिनिमम होगा, ठीक है। 80 क्वेश्चन करने वाले से मिनिमम लिया जाएगा उनको, वो नीचे की लिस्ट में होंगे, ठीक है। तो ये एग्ज़ाम की परफॉर्मेंस पे डिपेंड करता है कि कितनी मेरिट लिस्ट जाएगी, ठीक है, सॉरी मेरिट कितनी जाएगी, और इसका अंदाज़ा आप पहले से नहीं लगा सकते। और ये सब चीज़ें आयोग जो है शो नहीं करता है कि कितनी मेरिट गई है, कितने लोग हैं 70 के ऊपर हैं, कितने लोग 60 के ऊपर हैं। ये सारी चीज़ें आपको ओपन नहीं होगी, आपको केवल अपनी लिस्ट मिलेगी, उसमें आपका नाम मिलेगा, ठीक है। तो ये याद रखिएगा कि कभी भी कोई भी ये व्यक्ति ये नहीं बता सकता कि एग्ज़ाम में कितना मेरिट जाएगी, किसी भी एग्ज़ाम में, चाहे वो नेट का हो, चाहे सेट का हो, चाहे वो असिस्टेंट प्रोफेसर का हो, पीजीटी का हो, किसी का भी हो, तो उसमें आप एग्जैक्ट मेरिट नहीं बता सकते, ठीक है। अक्सर लोगों की मेरिट की जो प्रेडिक्शन होती है वो गलत हो जाती है, क्योंकि इसमें हम कह नहीं सकते ना कि कितने बच्चों ने कितना अच्छा मार्क्स किए, वो तो वो व्यक्ति ही जानता है जिसने क्वेश्चन किए हुए हैं, ठीक है। तो बस मैं ये कहना चाहती हूँ कि आप ये मत सोचिए कि कितनी मेरिट जाएगी, कितना क्या। आप 100 में से 100 करने के लिए टारगेट बना के शुरू करेंगे कार्य, ठीक है। और इसीलिए मैं यही ध्यान देकर अपने नोट्स भी बनाती हूँ कि 100 में से 100 क्वेश्चंस, यानी जितने क्वेश्चंस पूछे जाएँ वो सारे के सारे मेरे नोट्स में आ जाएं, ठीक है। ये सोच के ही मैं नोट्स बनाती हूँ। यही कारण है कि वीडियोस थोड़ा धीरे धीरे बनते हैं, ठीक है। काफ़ी मेहनत लगती है इसमें चीज़ों को इकट्ठा करने में। फिर देखिए इसके बाद इंटरव्यू होता है। तो जिस दिन आपका इंटरव्यू होगा उस दिन आपको डेट दिया जाएगा कि इस दिन आपका इंटरव्यू है। इंटरव्यू लेटर निकलेगा, आपके मोबाइल पे मैसेज आएगा, और फिर आप जाएंगे जब, तो आपके डॉक्यूमेंट्स चेक होंगे, और 3 से 4 घंटे का प्रोसेस होता है डॉक्यूमेंट्स के चेक करने का। और डॉक्यूमेंट्स को चेक करने के बाद आप इंटरव्यू हॉल में बैठेंगे, ठीक है। फिर आपका इंटरव्यू होगा और आप चले आएंगे। और उसके बाद इंटरव्यू के जो मार्क्स होते हैं वो सिलेक्शन के काफ़ी समय बाद मिलते हैं, यानी अभी मेरे मार्क्स शो नहीं किए गए हैं, ठीक है। और मेरी काउंसलिंग होने वाली है, फिर भी मार्क्स शो नहीं किए गए हैं, तो वो बहुत काफ़ी बाद में होता है। फिर इसके बाद अंतिम परिणाम, इंटरव्यू के बाद अंतिम परिणाम निकलता है, यानी आपके जो मार्क्स हैं रिटन एग्ज़ाम में और जो इंटरव्यू के मार्क्स हैं, इनको लेकर मेरिट बनाई जाती है, और मेरिट ऊपर से ली जाती है, जितने सीट है उतने ही, ठीक है। यानी 100 सीट है तो ऊपर से जो 100 बच्चे के अंदर जो आ जाएंगे जितने मेरिट वाले, बहुत हाई भी जा सकती है, बहुत ही निम्न भी मेरिट जा सकती है, ठीक है। जैसा एग्ज़ाम्स में परफॉर्मेंस हो, जैसे एग्ज़ाम्स में क्वेश्चन आए हों, ये सब चीज़ें होती हैं। उसके बाद काउंसलिंग होती है। काउंसलिंग में आपके जो प्रमाण पत्र है एक बार फिर से चेक होते हैं, कॉलेजेस भरे जाते हैं कि आपको कौन कौन से कॉलेज चाहिए, ठीक है। और इंटरव्यू जिस दिन आप देने जाते हैं उस दिन भी आपको 30 कॉलेज की लिस्ट लेकर जानी होती है। और ये जो काउंसलिंग होती है, काउंसलिंग में 30 कॉलेज में और भी बढ़ा सकते हैं, या फिर आप सारे कॉलेज डाल सकते हैं, या फिर आप और कम कर सकते हैं। यदि उस कॉलेज की लिस्ट में आपकी मेरिट नहीं आती है तो आयोग जो है वो आपको खुद ही कॉलेज देगा। तो लोग अक्सर डाल देते हैं, क्योंकि आयोग वही कॉलेज देता है जिसको कोई नहीं लेता, ठीक है। बहुत ही ख़राब कॉलेज मिलता है लास्ट में यदि आपके लिस्ट के अंदर आप नहीं आ जाते हैं तो, ठीक है। फिर नियुक्ति पत्र मिलती है, नियुक्ति पत्र के बाद आप ज्वाइनिंग लेते हैं, तो ये पूरी प्रोसेस है। फिर देखिए कुछ लोगों के क्वेश्चंस हैं कि असिस्टेंट प्रोफेसर बनने के लिए कितनी एज की ज़रूरत होती है। तो फ्रेंड्स एज जो होती है वो 55, ठीक है, 55 मैक्सिमम एज होती है। तो उसके अंदर यदि आप हैं तो आप फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। ये यूपी की बात कर रहे हैं, ठीक है। अदर स्टेट की बात की जाए तो छत्तीसगढ़ में 30 साल है, ठीक है। और दूसरे स्टेट्स जो होते हैं, कुछ स्टेट्स में 50+ है, कुछ स्टेट्स में 30 to 35 इस तरह से एज है, ठीक है। तो अलग अलग स्टेट के अलग अलग होते हैं, लेकिन यूपी की बात की जाए तो 55 है, ठीक है। फिर देखिए और भी चीज़ें जो इसमें हैं कि मैम आपकी वीडियो बहुत अच्छी होती है, असिस्टेंट प्रोफेसर की वैकेंसी के लिए मुझे सब कुछ जानना है। तो क्या जानना है ये भी देख लेते हैं। इनका पहला क्वेश्चन है कि बेस्ट बुक फॉर एग्ज़ाम, यानी कौन कौन सी बुक्स हैं। तो आप उमेश जी आप देख लीजिए कि मैंने एक और वीडियो बनाया हुआ है कि असिस्टेंट प्रोफेसर बनने के लिए मेरी क्या स्ट्रेटजी थी और क्या क्या चीज़ें होती हैं असिस्टेंट प्रोफेसर बनने के लिए। तो इसके लिए एक मैंने वीडियो बनाया हुआ है, तो उसको आप देख लेंगे, उसमें मैंने बुक लिस्ट बताई हुई है, ठीक है। एग्ज़ाम कितने चरणों में होता है। तो
इसमें पहले रिटन एग्ज़ाम होता है, फिर रिटन एग्ज़ाम जो होता है वो वस्तुनिष्ठ प्रश्न होते हैं यानी ऑप्शनल होते हैं, ठीक है। और ये 100 क्वेश्चंस के होते हैं। 70 क्वेश्चन जो होते हैं वो सब्जेक्ट के होते हैं, 30 क्वेश्चन जीएस के होते हैं, ठीक है। और ये एग्ज़ाम एक ही चरण में होता है, यानी एग्ज़ाम होता है फिर इंटरव्यू होता है। एग्ज़ाम्स के प्री और मेंस के कोई नियम नहीं है। एक बार आप एग्ज़ाम देंगे, फिर उसी से रिलेटेड मैंने बताया हुआ है, फिर इंटरव्यू होगा, फिर फाइनल लिस्ट निकल जाएगी। फिर है कितने मार्क्स मिनिमम जनरल कैटेगरी के लिए है। तो देखिए ये कहा नहीं जा सकता, ये टफनेस पे डिपेंड है कि आप कितने जो एग्ज़ाम दिए हैं वो कितना टफ आया था और लोगों ने कैसा परफॉर्मेंस किया है, ठीक है। अब जो एग्ज़ाम्स हो रहे हैं वो 100 परसेंटाइल में जा रहे हैं, यानी 100 में से 100 कुछ बच्चे कर रहे हैं। तो जाहिर सी बात है यदि ज़्यादा बच्चे ऐसे होंगे जो 90 प्लस करेंगे तो मिनिमम जो मार्क्स होंगे वो 90 जाएंगे, ठीक है। और यदि ज़्यादा बहुत ही कम बच्चे ऐसा करेंगे तो मिनिमम जो होगा वो 60, 55 इस तरह से जा सकता है। तो एग्ज़ाम के टफनेस पे डिपेंड है और लोगों के परफॉर्मेंस पे डिपेंड है कि कैसा परफॉर्मेंस हुआ है, उसी के आधार पर जो है वो मार्क्स जो है होता है, ठीक है। फिर देखिए शेड्यूल क्या हो, डेली कितने टाइम निकालें, पीएचडी कर रहा हूँ। तो देखिए ये आपकी प्रोडक्टिविटी पे डिपेंड करता है कि आप 1 घंटे पढ़ रहे हैं तो क्या 1 घंटे आप फोकस होकर पढ़ रहे हैं, यानी आपकी मोबाइल आपसे दूर है या नहीं, लोग आपसे दूर है या नहीं, आप पूरी तरह से फोकस है या नहीं, ठीक है। तो यदि आप ये सब कर रहे हैं तो अभी तो वैकेंसी थोड़ी दूर है, तो अभी आप 3 घंटे यदि पढ़ रहे हैं इस तरह से पूरे फोकस होकर तो बहुत है, ठीक है। फिर देखिए क्या पीएचडी की कोई इम्पोर्टेंस है इंटरव्यू में। तो बिल्कुल है इम्पॉर्टेंस, ठीक है। तो इम्पॉर्टेंट क्या है ये देख लीजिए। यदि आप सेंट्रल यूनिवर्सिटी में जाते हैं इंटरव्यू देने के लिए असिस्टेंट प्रोफेसर की, ठीक है, तो वहाँ पे पीएचडी बहुत ही अनिवार्य हो जाता है। आपने किसी अच्छी यूनिवर्सिटी से पीएचडी की हुई है तो ये समझ लीजिए कि आपका जो इंटरव्यू है वो पीएचडी पे ही बेस्ड हो जाएगा, ठीक है। और ये यदि सिद्ध हो जाएगा, प्रूव हो जाएगा कि आपने पीएचडी बहुत ही मेहनत से की है, बहुत ही अच्छी अच्छी चीज़ें आपने पीएचडी में निकाली हुई है, खोजी हुई है, तो आपका जो सिलेक्शन होता है वो श्योर हो जाता है लगभग, ठीक है। और यदि आप जीनियस भी हैं तो ऐसा नहीं कि आपने केवल पीएचडी की है, आप जीनियस भी हो, अपने सब्जेक्ट की अच्छी नॉलेज रखते हो, तो वहाँ पे जो पीएचडी होता है बहुत ही अनिवार्य होता है, ठीक है, और बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। लेकिन यदि आप कॉलेज इंटरव्यू के लिए जाते हैं जो आयोग के द्वारा कराया जाता है, एग्ज़ाम कराया जाता है, तो इसमें पीएचडी बहुत इंपॉर्टेंट नहीं होती। आपके जो क्वेश्चंस हैं यानी जो क्वेश्चन पूछे जाएंगे वो यदि आप थीसिस लेकर जाते हैं तो उसमें क्या होता है कि कुछ क्वेश्चंस के लाभ मिल जाएंगे आपको। ज़्यादातर वो लोग सब्जेक्ट में ना घुसकर ज़्यादातर वो पीएचडी के टॉपिक्स में घुसते हैं और आपके जो चीज़ें हैं यानी कि आपने क्या खोजा है, कैसे किया आपने, यदि ये प्रूव हो जाता है कि आपने पीएचडी बहुत ही अच्छे से किया है, इसके अलावा कुछ क्वेश्चन सब्जेक्ट के इधर उधर, और आप इंटरव्यू में सेलेक्ट हो जाते हैं, ठीक है, आपको मार्क्स मिल जाते हैं। तो ये क्वेश्चंस का लाभ होता है। लेकिन अभी तक जितने लोगों ने दिया हुआ है ऐड नंबर 47 में, तो पीएचडी के मार्क्स उनको नहीं मिले हैं, ठीक है, इंटरव्यू में। फिर देख लेते हैं अनु शाहनी जी। इनका है कि मैम अभी पीएचडी नहीं है लेकिन मैंने एमफिल सबाल्टर्न स्टडीज से किया हुआ है, तो क्या मुझे इसका मार्क्स मिलेंगे या नहीं, ठीक है, प्लीज़ रिप्लाई। तो देखिए एमफिल के जो मार्क्स हैं वो यूनिवर्सिटी में मिलेंगे आपको जब एपीआई बनने लगता है, ठीक है। एपीआई बनेगा तो आपको पीएचडी का 20 मार्क्स रख लेंगे, ठीक है। फिर नेट का, फिर जेआरएफ का जो कुछ मार्क्स होता है, तो उसमें आपको एपीआई जब बनेगा तब मिलेगा, क्योंकि वहाँ एग्ज़ाम नहीं होना है ना, वहाँ पे सिलेक्शन किसी बेस पे तो करेंगे ही, तो वहाँ एग्ज़ाम्स नहीं होता इसलिए। और जो आयोग के द्वारा किया जाता है तो उसमें आपको एमफिल के मार्क्स नहीं मिलेंगे। क्वेश्चंस के लाभ हो सकते हैं लेकिन बहुत ज़्यादा लाभ नहीं मिलता क्वेश्चन का। यदि आपने एमफिल किया हुआ है, शो किया हुआ है, तो 1 से 2 क्वेश्चन आपको एमफिल से पूछे जाएंगे। तो उसमें क्या होगा कि आपके जो बहुत डीप सब्जेक्ट में घुसने वाले होते हैं वो लोग वो एमफिल की तरफ मुड़ जाते हैं, ठीक है। तो सबाल्टर्न स्टडीज़ से किया हुआ है तो सबाल्टर्न स्टडी जो होता है वो सोशियोलॉजी के अंतर्गत ही आता है, ठीक है। समाजशास्त्र की बहुत सी शाखाएं हैं और आपने देखा होगा कि जितनी भी चीज़ें सोसाइटी में हैं वो सभी समाजशास्त्र से रिलेटेड ही होती हैं। तो यदि आप सोशियोलॉजी में कर रहे हैं तो ये भी सोशियोलॉजी के अंतर्गत ही आ जाएगा, ओके। फिर देखिए ज्योति मिश्रा जी हैं कि अगर जो वैकेंसी आने वाली है 2021 में आएगी तो पीएचडी चाहिए। तो देखिए अभी तक ऐसा कुछ नहीं हुआ है कि पीएचडी ही चाहिए, ठीक है। हो सकता है अभी तो केवल यूनिवर्सिटी में ही पीएचडी को अनिवार्य किया गया है कि जो व्यक्ति नेट और पीएचडी रहेगा उसी को यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर बनने का मौका दिया जाएगा। लेकिन यदि जो वैकेंसी आने वाली हो
ठीक है। उसमें यदि ऐसा करते हैं तो पीएचडी इनरोलमेंट वालों को वो मौका देंगे, ठीक है। और नेट मिनिमम योग्यता है, ऐसा नहीं कि केवल पीएचडी इनरोलमेंट है या फिर पीएचडी क्वालिफाइड है, पीएचडी अवॉर्डेड है तो उनका हो गया, ऐसा नहीं है। नेट हमेशा मिनिमम योग्यता रहेगी। जो आयोग के द्वारा इंटरव्यू के द्वारा जो लोग आएंगे वो नेट को ही प्रायोरिटी देंगे, ठीक है। तो इसमें आप बिल्कुल बेफिक्र रहिए, आपको नेट, यदि आपने नेट क्वालिफाई किया है तो आपको पूरा मौका दिया जाएगा। तो इन सारे क्वेश्चन से जो सबसे बड़ी बात समझ में आई वो ये है फ्रेंड्स कि बच्चे जो हैं वो डरे हुए हैं कि 2021 के बाद क्या हमको रिजेक्ट कर दिया जाएगा यदि हमने पीएचडी नहीं की हुई है तो फ्रेंड्स इतना याद रखिएगा कि जहाँ पे केवल इंटरव्यू के थ्रू सिलेक्शन होता है, जैसे कि कोई कॉलेज हो गया, यूनिवर्सिटी हो गया, ठीक है। कुछ कॉलेजेस होते हैं जो वैकेंसी निकाल के इंटरव्यू करा के वो अपना कैंडिडेट्स को फिल करते हैं, ठीक है, अपने कॉलेज में। तो वहाँ पे एपीआई महत्वपूर्ण होता है कि आपने कितने बुक्स लिखे हैं, आपने कितने चैप्टर्स लिखे हैं, कितने आपने पीएचडी किया हुआ है, एमफिल किया हुआ है, क्या क्या आपने किया, वहाँ पे एपीआई बनता है, ठीक है। तो एपीआई के मार्क्स और इंटरव्यू के मार्क्स को जोड़ा जाता है, ठीक है। तो वहाँ पे आपकी पीएचडी बहुत ही ज़रूरी होती है। लेकिन यदि आप आयोग में इंटरव्यू और एग्ज़ाम्स के थ्रू बनना चाहते हैं तो वहाँ पे आपका नेट ही होना पर्याप्त है, ठीक है। वहाँ पे योग्यता को इम्पोर्टेंस दिया जाता है, वो आयोग है, ठीक है। तो वहाँ पे यदि आपने नेट और मास्टर्स डिग्री की हुई है तो आप फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं, इसमें आपको डरने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो फ्रेंड्स, असिस्टेंट प्रोफेसर बनने में कौन कौन सी गलतियाँ लोग करते हैं ये देख लेते हैं। जो पहली गलती है वो ये कि जैसे ही आपने नेट क्वालिफाई किया आपने तुरंत कहीं पढ़ाने के लिए आपने अप्लाई करना शुरू कर दिया, ठीक है, कॉलेजेस में। और वहाँ पे इतना स्ट्रेस होता है, 10 बजे भाग भाग के जाना, फिर शाम हो जाती है आते आते, ठीक है। और फिर इतना स्ट्रेस वहाँ पे झेलना पड़ता है, इतनी बातें वहाँ सुननी पड़ती हैं। तो आने के बाद उस थके हुए दिमाग से आप पढ़ भी नहीं सकते, और पढ़ते भी हैं तो फोकस होकर नहीं पढ़ पाते, ठीक है, क्योंकि आपको सोना भी है 6 से 7 घंटे, फैमिली के लोगों से बात भी तो करनी है। ऐसा नहीं है कि आप बस आए और आपने अपने कमरे में चले गए फिर वहाँ से निकल कर पढ़ाने चले गए, ठीक है, ये भी नहीं है। तो यदि आप ऐसा करते हैं तो काफ़ी परेशानी होती है एग्ज़ाम्स को क्वालिफाई करने में। तो यदि आप नेट क्वालिफाई कर लिए हैं तो आप पहले असिस्टेंट प्रोफेसर बनने पर फोकस कीजिए, ठीक है। मेरे साथ जो लोग नेट क्वालिफाई थे वो अभी तक ना तो उनको इंटरव्यू में कॉल हुआ ऐड नंबर 46 में, ना ही 47 में कॉल हुआ, ठीक है। अदर स्टेट का भी वो देते हैं, वहाँ पे भी बहुत ही मेरिट में बिल्कुल लो होते हैं, वहाँ पे भी कोई कॉलिंग नहीं होती। तो कई सालों से लगे हुए हैं लोग, और ये सब बहुत ही परेशानी का कारण बन जाता है, क्योंकि अब जो मेरिट जा रही है बहुत ही ऊपर जा रही है, ठीक है। बच्चे बहुत जागरूक हो रहे हैं, वो बिल्कुल दिन रात एक करके पढ़ रहे हैं। तो आपको यदि असिस्टेंट प्रोफेसर बनना है तो आपको पढ़ाने की ज़रूरत नहीं है। बहुत 10,000 रुपये बहुत ज़्यादा नहीं होते, आप थोड़ी कुछ समय बाद ही कमाइए, ऐसी नहीं कि आपको तुरंत ही पैसे चाहिए, ठीक है। आपकी पढ़ाई के खर्च आपके घर वाले उठा लेंगे, ठीक है, क्योंकि अभी तक उठा रहे हैं तो आगे भी वो उठा ही लेंगे, ओके। तो घर में बोल दीजिए हमको नहीं पढ़ाना है, हमको केवल पढ़ना है, स्टडी पे फोकस करना है। तो यदि आप ऐसा करेंगे तो आपके लिए बेनिफिशियल रहेगा, वरना क्या होगा, एज जो है वो 35-40 हो जाएगी, तब जाकर आप एग्ज़ाम्स क्वालिफाई करेंगे और उसमें भी मेरिट अच्छी नहीं होगी तो फिसल सकते हैं, ये भी प्रॉब्लम है। और फिर देखिए यूनिवर्सिटी और कॉलेज में असिस्टेंट प्रोफेसर की प्रक्रिया में क्या अंतर है। तो मैंने आपको बताया था कि यूनिवर्सिटी में जो होता है वो एपीआई बनाया जाता है कि आपने कितने बुक्स लिखे हैं। पहले वहाँ पे जो क्लर्क होंगे वो आपको बैठा के पूछेंगे कि आपने कितने चैप्टर्स लिखे हुए हैं किसी बुक में, ठीक है, कितने बुक्स लिखे हुए हैं आपने, कितने रिसर्च पेपर लिखा हुआ है आपने, ठीक है, कितने सब्जेक्ट में पीएचडी की है, कितने टॉपिक्स में पीएचडी की है आपने। तो ये सब चीज़ें आपको एपीआई के तहत वहाँ पे लिखी जाएगी, फिर वो चीज़ें अंदर जाती है आपके मार्कशीट को देखकर, ठीक है। यदि आपने टॉप किया है कॉलेज में या फिर यूनिवर्सिटी में तो उसका भी आपको मार्क्स मिलता है, ठीक है, यदि उसके पेपर आपके पास है तो। इस तरह से क्या होता है, वहाँ पे एपीआई बनती है प्लस इंटरव्यू, तो वहाँ पे ये चीज़ें इंपॉर्टेंट है। लेकिन आयोग में यदि आप जा रहे हैं तो वहाँ पे आपको नेट मास्टर्स डिग्री होनी चाहिए, और प्लस आप बहुत ही जीनियस होने चाहिए। एग्ज़ाम को क्वालिफाई करने के बाद भी आपके नॉलेज में बहुत गहराई होनी चाहिए, ठीक है। तो बच्चे जो है गलतियाँ क्या करते हैं, वो केवल वस्तुनिष्ठ क्वेश्चंस जो है रट के चले जाते हैं और इस क्वेश्चन को समझते नहीं। जैसे मैं जो एमसीक्यूज़ देती हूँ उसमें मैं क्वेश्चंस को समझाती हूँ, आंसर्स को, कि ये आंसर आया कैसे है, ठीक है। ये चीज़ें आपके अंदर भी होनी चाहिए, तभी आप असिस्टेंट प्रोफेसर बनेंगे। तो ये सब होना चाहिए। फिर एक और गलती है कि गलत यूट्यूब चैनल से जुड़ना, ठीक है, या फिर किसी गलत कोचिंग को पकड़ना। तो जो कोचिंग पढ़ा रहे हैं आपको, चाहे यूट्यूब पे जब पढ़ा रहे हैं, चाहे आपको ऑफलाइन पढ़ा रहे हैं, तो उनसे आप पूछिए कि आपकी योग्यता क्या है, क्या आप बन चुके हैं, क्या आपने क्वालिफाई किया है,
क्योंकि जो व्यक्ति स्वयं नहीं किया है, जो स्वयं बार बार फेल हो रहा है, वो इंटरव्यू में भी कॉल नहीं हो रहा है, वो आपको असिस्टेंट प्रोफेसर बनने की तैयारी कैसे करा सकता है? वो आपके 3 से 4 साल केवल बर्बाद ही कर सकता है, वो आपको कभी भी क्वालिफाई नहीं करा सकता। ठीक है, तो उसी यूट्यूब चैनल को फॉलो कीजिए जो लोग असिस्टेंट प्रोफेसर बन चुके हैं या फिर जो बिल्कुल बनने के कगार पे होकर रुक गए हैं। ठीक है, यानी उनका कुछ पॉइंट से रुका है, वो उनसे प्रूफ मांगिए आप, उसके बाद ही आप उनके चैनल को फॉलो कीजिए। ठीक है, और कोचिंग भी वही कीजिए जो लोग क्वालिफाई हो चुके हैं। यदि क्वालिफाई नहीं हुए तो उनकी कोचिंग भी छोड़ दीजिए, क्योंकि फिर जो व्यक्ति स्वयं नहीं कर पा रहा है तो वो आपको क्यों बताएगा? ठीक है, और वो आपको गलत ही बताएगा, आपका होना होगा तो भी नहीं हो पाएगा। तो इसीलिए गलत यूट्यूब चैनल और गलत कोचिंग को फॉलो करना छोड़ दीजिए। तो फ्रेंड्स, फाइनली जो पीडीएफ नोट्स के बारे में आप बार बार पूछ रहे थे, फेसबुक पे भी सार्वजनिक रूप से बार बार मुझसे पूछा जा रहा है, व्हाट्सएप पे, फिर कई बार कॉल्स भी आई। तो पीडीएफ नोट्स जो है वो अभी कंप्लीट नहीं है, क्योंकि मैं रोज़ कंटेंट बनाती हूँ और रोज़ उसको अपलोड करती हूँ। ठीक है, तो अभी 1000 पेजेस तो हैं। ठीक है, क्योंकि जितने मैंने थिंकर्स डाले हैं लगभग सारे थिंकर्स डाल दिए हैं, कुछ थिंकर्स बचे हुए हैं, तो वो भी अभी कुछ दिन में उसको भी शुरू करेंगे। अभी ऐड नंबर 50 आया नहीं है, पीजीटी का भी कोई फॉर्म आया नहीं है, तो उसके आने के बाद मैं पीजीटी और असिस्टेंट प्रोफेसर का पूरा सिलेबस शुरू कर दूँगी। ठीक है, तो वो सारे नोट्स यदि आपको चाहिए पीडीएफ में तो आप इस नंबर पे मैसेज करें। ठीक है, केवल आप मैसेज करेंगे, आप फ़ोन नहीं करेंगे। और मैं बता दूं फ्रेंड्स कि ये जो नोट्स हैं ये मेरे खुद के नोट्स हैं जो मैंने असिस्टेंट प्रोफेसर बनने के लिए बनाए हुए थे, और कुछ और बुक्स जो मैंने पढ़ा था उसके मैटर को भी मैं इसमें ऐड करती रहती हूँ। ठीक है, तो इसको टाइप करने में फ्रेंड्स काफ़ी मेहनत लगती है, 3 से 4 घंटे मेरे चले ही जाते हैं, इसलिए मैंने इसको थोड़ा सा पेड में बनाया हुआ है, थोड़ा सा, बहुत ज़्यादा मैंने इसमें पेमेंट नहीं रखा है, ताकि हर बच्चे को ये आसानी से अवेलेबल हो जाए। ठीक है, मैंने और कोचिंग्स की तरह 8 से 12 हज़ार रुपये नहीं रखे, मैंने बहुत ही थोड़ा सा अमाउंट रखा हुआ है ताकि आपको इसमें आसानी से चीज़ें मिल सके। ठीक है, तो आपको यदि चाहिए तो आप इस व्हाट्सएप नंबर पे व्हाट्सएप करें और कॉल मत कीजिएगा प्लीज़। ओके, इसके अलावा फ्रेंड्स जो रोज़ मैं वीडियोस अपलोड करूँगी अपने नोट्स को बनाकर, मैं उसको भी आपके नंबर पे सेंड करूँगी। ठीक है, और जो क्वेश्चंस मैं डाल रही हूँ वो क्वेश्चन भी आपको सेंड करूँगी, लगभग 2000 के लगभग क्वेश्चंस मैं इसमें डालूँगी, वो भी आपको मिलेंगे। ठीक है, तो आपको यदि चाहिए तो आप इस नंबर पे कांटेक्ट करें। ओके फ्रेंड्स, तो वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और मेरे कंटेंट अच्छे लगते हो आपको तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि ऐसे ही कंटेंट आपको और भी मिलने वाले हैं, बहुत ही अच्छे अच्छे, और एग्ज़ाम को क्वालिफाई करने में आपको बहुत ही ज़्यादा हेल्प होने वाली है। ओके, तो मिलते हैं फिर अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय।